सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक चल रहा है, जिसमें कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। और स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही जितनी भी एसेट्स होती हैं एक कंपनी की, वो रिकॉर्ड की जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो एक कंपनी के लिए क्यों जरूरी होता है और इसको अप्लाई करने की वजह से क्या क्या नया आता है अकाउंट्स में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का एक और नाम है जिसका नाम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर कॉस्ट वर्ड आ जाता है तो समझ लेना कि यही प्रिंसिपल है, क्योंकि और किसी प्रिंसिपल में कॉस्ट का नाम नहीं आता है। ठीक है, लिखा क्या है? एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ इट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कभी भी अगर कोई कंपनी एसेट खरीदती है, कोई सी भी एसेट खरीदती है, तो उसकी एक वैल्यू होती है, जो प्राइस वो पे करती है उस एसेट को लेने के लिए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है उसकी बुक वैल्यू, जो कि स्टार्टिंग में लिख दी जाती है उसकी बुक वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद एसेट की जो रिकॉर्डिंग है, उसके बाद जब भी अकाउंट्स बनेंगे, अब देखिए एसेट जो होती है वो 1 साल से ज्यादा चलने वाली भी होती है, जो कि फिक्स्ड एसेट होती है। अब फिक्स्ड एसेट में मान लेते हैं कि मैंने एक मशीनरी खरीद ली है और मशीनरी 1 साल से तो ज्यादा चलती ही चलती है। अब हमारे घर में जो छोटी मोटी मशीन होती है, छोटी मोटी मशीन कौन सी होगी घर में? जैसे कि स्विंग मशीन हो जाती है, या उसके अलावा रोज यूज करने वाली मशीन्स में जैसे स्टेपलर हो गया, स्टेपलर आप यूज करते हैं तो कई साल चलता है अगर आप एक ले लेते हैं। यहां तक कि सीजर्स भी कई साल चलती हैं, है ना, तो वो भी मशीन में ही आती है। सो अगर एक कंपनी एक बड़ी मशीन खरीदती है तो वो 1 साल में तो खराब नहीं होने वाली। तो 1 लाख रुपए में अगर एक कंपनी ने मशीन खरीदी तो वो जो बुक वैल्यू लिख लेती है उस समय, उसके बाद हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है स्टूडेंट्स, वो उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से ही चलता है। ये मत समझना उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलता है। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि जो मशीन मैंने खरीदी, ठीक है, जो मशीन मैंने खरीदी है स्टूडेंट्स, वो है 5 लाख रुपए की। ठीक है, 5 लाख रुपए की मशीन मैंने खरीदी है, और ये कौन सा ईयर था? ये 2001 था। अब क्या हुआ, 1 साल बाद मैंने इस मशीन को 1 साल यूज किया, जिसकी वजह से 50,000 रुपए इसमें से माइनस हो गए। कहने का मतलब है इस पर डेप्रिसिएशन लग गया, और वो मशीन 4,50,000 रुपए की हो गई 2002 के शुरुआत में। ठीक है, 2002 तक ये हो गई 4,50,000 रुपए की, तो वैल्यू गिरी। लेकिन मैंने सोचा देखो वैल्यू तो मैं गिरा रहा हूं, तो मैंने ये सोचा कि मुझे मार्केट में जाके इस मशीन की कीमत पता करनी चाहिए जरा। ठीक है, तो मैं निकल गया मार्केट में, और मार्केट में एक आदमी मुझे इस मशीन की कीमत अगर मैं आज बेच दूं, उसने बोला भाई ऐसी मशीन तो बनना बंद हो गई है, आपको पता नहीं है, और मुझे ऐसी मशीन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, आपको ये मशीन कितने की मिली थी? 5 लाख रुपए की मिली थी, जो कि अब 4.5 की है। मैं आपको 7 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूं, 7 लाख रुपए आप मुझे आज ही ये दे दो। वो तो खुश हो गया, लेकिन मैं बेचने थोड़ी गया था, मैं तो सिर्फ रेट पता करने गया था ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, फोन करता हूं आपको। ठीक है, और ऑफिस आके फिर उसको कभी फोन नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे रेट पता लग गया था। अब देखो क्या हुआ, 7 लाख मुझे रेट जब मुझे पता लगा, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे है ना ये 4.5 लाख रुपए हटा के 7 लाख लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये सही है? ये सही तरीका है अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का? ऐसे तो कोई और आदमी मुझे मिलता, वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार होता, तो मैं 10 लाख लिख लेता। तो ये कोई सही तरीका नहीं है अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का। तो स्टूडेंट्स, एक इसका भी प्रिंसिपल बना दिया गया है, और वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आपने मशीन खरीदी है ना, और जितने में खरीदी है उसी के हिसाब से उसकी पूरी अकाउंटिंग, जब तक ये मशीन खराब नहीं हो जाती, आपकी बुक में इसकी 0 वैल्यू नहीं हो जाती, तब तक आपको उसी बुक वैल्यू पे 5 लाख रुपए के हिसाब से ही चलना है, कोई उसका प्राइस चेंज नहीं करना। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब बीता हुआ, बहुत पुराना, ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक होता है। तो ऐसी कॉस्ट जो हिस्ट्री बन चुकी है लेकिन उसको अभी भी फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जब आप लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें आप ये भी देखोगे कि अकाउंटिंग इसीलिए तो पूरी तरह एक्यूरेट नहीं होती है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती अकाउंटिंग। आपने अगर लिमिटेशंस पढ़ी हैं पहले के एक या फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में है इसके बारे में, तो उसमें आपने देखा होगा अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो वो क्यों बोलते हैं, यहां पर उसका एक एग्जाम्पल उसका भी आप समझ सकते हैं कि भले ही वो मशीन 10 लाख रुपए में मिल रही है आज की डेट में मार्केट में, लेकिन कंपनी उसको 5 लाख का, बल्कि 5 लाख से भी कम का सोच के चलेगी और उसी में उसकी वैल्यू रिकॉर्ड होगी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि देखो इसको 10 साल यूज कर लिया और इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है, तो 2010 तक 10 साल तक इसकी वैल्यू 0 हो गई बुक वैल्यू में, लेकिन वो मशीनरी अभी भी काम कर रही है। अब मशीन को थोड़ी पता है मेरे को 10 साल में ही खराब होना है, ठीक है, ये तो इंसानों को पता था ना कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम 10 साल रखेंगे, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सब करते क्यों है, देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सब करना जरूरी है आज की डेट में। अगर आज की डेट में कोई कंपनी मशीन लेती है, कुछ भी लेती है, तो उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है उसका, ठीक है, जो कि उसको कंपनी को मेजर करना है और उसके हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। ये सारे जो है ना, ये लॉज बन चुके हैं आज की डेट में, जिसको फॉलो ही करना है, ठीक है, तो ये कंपनी इसलिए कर रही है ये सब। तो क्लियर हो गया आई होप आपको स्टूडेंट्स। तो ये जो लाइन है ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। तो हमेशा जिस प्राइस पे उसको खरीदा है आपने, सिर्फ वही प्राइस के हिसाब से आपको लिखना है। एंड द कॉस्ट इज द बेस फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ इट। तो कहने का मतलब क्या है, जो कॉस्ट मतलब जो यहाँ की बात हो रही है, जो प्राइस की बात हो रही है, वो जो है ना वो बेस बन जाएगा उसकी जितनी भी अकाउंटिंग है उसका। सब्सिक्वेंट मतलब आगे जितनी भी उसके ऊपर अकाउंटिंग होने वाली है उसका बेस क्या लेके चलना है आपको, जब आपने खरीदा था उस समय जो प्राइस पे किया था उसको। अगली लाइन पढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन इट्स बुक वैल्यू। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है, लेकिन क्योंकि अभी हमको वो मशीन बेचनी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। याद रखना, मार्केट वैल्यू के हिसाब से कभी नहीं लिखना, आपको जो बुक वैल्यू है जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है उसी के हिसाब से आपको हमेशा चलना है। एग्जाम्पल, एप्लीकेशन क्या है इसका, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका। आप इस एग्जाम्पल को लिख लेना, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में क्या लिखोगे कि मान लेते हैं कि बुक वैल्यू उस समय एक मशीन की चल रही थी, द बुक वैल्यू ऑफ अ मशीन वॉज 4,50,000, ठीक है, एंड इट्स मार्केट वैल्यू वॉज आइदर 7 लाख और 4 लाख। कहने का मतलब है आपने दो लोगों से पूछा, एक आपको 4 लाख रुपए देने के लिए रेडी था और दूसरा आपको 7 लाख रुपए देने के लिए रेडी था। कुछ कम भी तो देंगे, ठीक है ना। तो जिनको चाहिए होगी वो ज्यादा देने के लिए तैयार होंगे, जिनको नहीं चाहिए होगी वो कम भी देंगे आपको। लेकिन आपको जो रिकॉर्ड करना है वो हमेशा जो बुक वैल्यू रही है उसी के ऊपर रिकॉर्ड करना है। तो 4.5 लाख रुपए पे ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। इतना क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट का ही अभी एप्लीकेशन जो है वो समझनी है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जितनी भी एसेट होती है, जितनी भी, चाहे आप लैंड ले लो, बिल्डिंग ले लो या और भी कोई एसेट, उसकी जो बुक वैल्यू होती है उसी के ऊपर लाइफ टाइम वो रिकॉर्ड रहती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ खास नहीं है। देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसका नाम याद रखिएगा और नाम से ही इस प्रिंसिपल को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। आई होप जो भी कुछ बताया मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द मैं अगली क्लास में आपके लिए एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेके आऊंगा, जो कि जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। So students, till then, take very good care of yourselves. Have a nice time. God bless you. Bye bye.